नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। और चुनाव मंच सज चुका है उस प्रदेश में जिस प्रदेश ने बीते सालों में सबसे ज्यादा सियासी उथल पुथल देखी है। लोकसभा चुनावों के बाद अब विधानसभा चुनाव का मौका आ चुका है और हम भी महाराष्ट्र का चुनावी मूड, यहां का मिजाज, यहां की सियासी समस्या जानने के लिए इस वक्त मौजूद हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में। हमारे साथ आज हमारे इस चुनाव मंच पर एक एक करके बड़े नेता जुड़ेंगे। पक्ष और विपक्ष दोनों की बात होगी और समझेंगे कि आखिर किसकी कितनी है तैयारी और कौन भर रहा है जीत का दम। इस वक्त मुंबई एक सियासी थ्रिलर देखने जा रही है, क्योंकि बीते सालों में मुंबई ने क्या कुछ नहीं देखा। पार्टियां टूटी, परिवार टूटे, चुनाव चिन्ह बदले। इसके साथ ही साथ जो 19 में चेहरे दूसरी पार्टियों के साथ थे, आज वो इधर आकर चुनावी चाल चलते हुए नजर आ रहे हैं। और इस चुनावी थ्रिलर का या महाराष्ट्र की सियासी थ्रिलर का कोई चेहरा अगर है तो वो है महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर जी। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर। और उनके साथ मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य भी मौजूद हैं। हम दोनों मिलकर राहुल जी से बात करेंगे और समझेंगे कि उनका वो फैसला कितना अहम था जिसने महाराष्ट्र की पूरी सियासत को ही बदल दिया। तो शुरुआत राहुल जी आपसे इसी सवाल के साथ करूंगी। आप हेरा फेरी करते हैं, आप पर आरोप ये लगाया जाता है कि आप असली को नकली और नकली को असली बताने में माहिर हैं। सर्वप्रथम आरोप लगाना तो लोगों का काम है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन मैंने जो निर्णय दिया है वो संविधान में जो प्राविधान दिए गए हैं उन पूरे प्राविधानों का पालन करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपने जजमेंट में डायरेक्टिव्स दिए थे उन तमाम डायरेक्टिव्स का परफेक्ट एप्लीकेशन करवा के, और जो महाराष्ट्र विधानसभा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन रूल्स है, इन सभी रूल्स का बिल्कुल पालन करके हमने निर्णय दिया है। मैंने इसके पहले भी कहा है, आरोप लगाना बहुत ही आसान है, लेकिन उन आरोपों को कुछ बुनियाद बताना, उसमें ठोस बताना कि क्या गलत है। आज तक किसी भी राजनीतिक नेता या कार्यकर्ता या किसी भी इंस्टीट्यूशन ने ये नहीं कहा है कि राहुल नार्वेकर ने दिए हुए निर्णय में ये चीज गलत है या ये चीज सही नहीं है। केवल ब्लैंकेट आरोप किए जा रहे हैं। लेकिन मैंने जो निर्णय दिया है वो अपने न्याय बुद्धि को कायम रखते हुए और जो सब रूल्स एंड रेगुलेशंस इस विषय में है, जो लॉज इस विषय में है, उनका पालन करके हमने निर्णय दिया है। और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट भी इस विषय में निश्चित रूप से कोई बदल नहीं करेगी, क्योंकि ये सस्टेनेबल ऑर्डर हमने दिया है। देखिए, आप कह रहे हैं कि आपने सस्टेनेबल ऑर्डर दिया है, लेकिन ठाकरे सेना या फिर शरद पवार के एनसीपी, उनका कहना है कि ये पहले से ही प्री डिसाइडेड था, बीजेपी ने पहले से ही सेटिंग कर रखी थी और आपको अध्यक्ष भी इसीलिए बनाया गया ताकि आप उनके फेवर का फैसला दे सके। मुझे अध्यक्ष बीजेपी ने नहीं बनाया है या कांग्रेस ने नहीं बनाया है या शिवसेना ने नहीं बनाया। मुझे अध्यक्ष महाराष्ट्र विधानसभा ने बनाया, मेजोरिटी उनके पास। और महाराष्ट्र विधानसभा में 288 मेंबर्स हैं। जब मैं स्पीकर के रूप में काम करता हूं तब मैं 288 विधायकों का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं उनका नेता हूं, मैं अध्यक्ष उन सभी का हूं। और इसीलिए मुझे लगता है अध्यक्ष पे इस प्रकार के आरोप लगाना कहीं ना कहीं हमारे संविधान और हमारे लोकशाही को कंडेम करने के बराबर है। और मैं ऐसी चीजें महाराष्ट्र में जो वरिष्ठ नेता है उनसे तो एक्सपेक्ट नहीं करता। ये सब वरिष्ठ नेता है, इनका अनुभव बहुत तगड़ा रहा है, और इसलिए मैं समझता हूं ऐसी चीजों का ज्यादा ध्यान देना भी जरूरी नहीं है। अब देखिए, विधानसभा अध्यक्ष की अगर मैं बात कर लूं राहुल जी, तो विधानसभा अध्यक्ष को अमूमन उनके अनुभव के आधार पर चुना जाता है। और जब राहुल जी का नाम सामने आया और अब जब आप स्पीकर बने तो आपके विरोधियों ने कहा कि ये तो इस वजह से बनाए गए हैं कम उम्र में क्योंकि 3 पार्टियों में रहने का अनुभव है राहुल जी के पास। देखिए, मुझे स्पीकर क्यों बनाया गया ये तो विधानसभा सदस्य ही बता सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष ये निष्पक्ष रहता है। मेरी कुछ तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज रहेंगे जिसके ऊपर विधानसभा सदस्य प्रभावित हुए होंगे और उन्होंने मेरा चयन किया होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि लोगों का काम कहना है, अभी जो अच्छे काम इस पिछले 2 साल में हुए
वो देखते हुए क्या आपको नहीं लगता ये चॉइस बिल्कुल सही थी? महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे कम डिसरप्शन गए 2 साल में हुआ है। हार्डली 20 मिनट डिसरप्शन के वजह से ये सभागृह अडजर्न हुआ। आप अगर देखेंगे तो मैक्सिमम कॉलिंग ऑफ अटेंशन मोशंस, और आमतौर पे 3 मोशंस होते थे, हमने एक एक सेशन में लगभग 100 कॉलिंग ऑफ अटेंशन मोशंस डिबेट करवाई है उसके ऊपर। मेरे टेन्योर में मैक्सिमम बिल्स के ऊपर प्रोडक्टिव डिबेट हुई है। मेरे टेन्योर में महाराष्ट्र विधानसभा को जो गौरव प्राप्त हुआ है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस, जो पूरे देश के सभी स्पीकर्स आते हैं और ये कॉन्फ्रेंस होती है, ये 22 साल के बाद दूसरी बार महाराष्ट्र में हुई। उसमें आदरणीय उपराष्ट्रपति भी मौजूद थे, लोकसभा स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी मौजूद थे, और ये महाराष्ट्र विधानसभा के लिए एक बहुत ही गौरवान्वित क्षण था। उसके साथ ही आप अगर देखोगे तो महाराष्ट्र विधान परिषद ने अभी शतक पूर्ति महोत्सव सेलिब्रेट किया, जिसके लिए हमने आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को आमंत्रित किया था, वो भी आई थी, और ये गौरवशाली क्षण हमारे विधानसभा में हुआ। मेरे टेन्योर में सबसे पहले महाराष्ट्र के बहुत ही लोकप्रिय और अनेक हम जैसे लोगों के श्रद्धा स्थान आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का तैल छत्र सेंट्रल हॉल में और किसी ने नहीं लगाया। अनेक लोग आए, उन्होंने 2-2 साल सत्ता भोगी, लेकिन बाला साहेब ठाकरे का एक भी चिन्ह उस विधानसभा में लगाने की हिम्मत या फिक्र किसी ने दिखाई नहीं, जो राहुल नार्वेकर ने करके दिखाया। और महाराष्ट्र विधानसभा के सेंट्रल हॉल में आज उन 12 तस्वीरों में एक तस्वीर आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की है, जो राहुल नार्वेकर ने लगाई। उसके साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा को पेपरलेस करने के लिए जो कदम राहुल नार्वेकर ने उठाए और मेरी टीम ने उठाए, हमने अभी विधानसभा और विधान परिषद कंप्लीटली पेपरलेस कर रहे। हमने कंप्लीटली इसको इलेक्ट्रॉनिक कर दिया है। हमारे यहाँ डिबेट्स भी अभी स्क्रीन पे आते हैं। हमारे यहाँ हमने देश का सर्वप्रथम डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम अंडरटेक किया है। 1935 से लेके आज तक के सारे डिबेट्स, सारे रिकॉर्ड्स, सारे मोशंस, सारे लेजिस्लेशन जो पास हुए हैं, वो सब अभी एट द क्लिक ऑफ अ बटन अवेलेबल रहेंगे। वो सब आज कॉमन आदमी भी घर बैठे बैठे एक्सेस कर पाएगा। ये काम सब जो राहुल नार्वेकर ने अपने 2 साल के टेन्योर में किए, उसके बारे में तो चर्चा होते हुए कहीं दिखती नहीं है। जी, आप बाला साहब ठाकरे का जिक्र कर रहे हैं। आप एक बात बताइए कि बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे जिसको कहते कि हम ओरिजिनल शिवसेना है, वो अच्छी पार्टी है, या फिर शरद पवार की एनसीपी वो अच्छी पार्टी, क्योंकि उसका भी अनुभव आपको, या फिर जहां पे आप बीजेपी में, तीनों में अंतर क्या ये बताइए, और अलग अलग चीजें क्या ये भी बताइए। वैसे पार्टी कौन सी अच्छी है ये तय करना जनता का काम है, लेकिन मेरे अनुभव अनुसार मैं आपको इतना ही बता सकूंगा, भारतीय जनता पार्टी ये कंप्लीटली नाम के लिए नहीं मगर नेशनलिस्ट पार्टी है। ये देश प्रथम इस सिद्धांत को मानने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपना स्वार्थ या अपना मोटिवेशन या अपना इसके ऊपर ध्यान नहीं देती है, देश को प्राधान्य देती है। उसके साथ ही आप देखोगे तो ये पार्टी विद अ डिफरेंस है। अभी आपने मुझे कहा कि आपको अनुभव कम होने के बावजूद ये भारतीय जनता पार्टी ने आपको अध्यक्ष के रूप में उतारा, चुनाव में खड़ा किया। ये पार्टी विद अ डिफरेंस है। यहां पे घरानेशाही नहीं चलती है, यहां पे केवल सीनियरिटी नहीं देखी जाती है, यहां पे व्यक्ति का मेरिट देखा जाता है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी में सर्वोच्च पद ग्रहण कर सकता है। इसके अनेक उदाहरण हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ये स्वयं इस चीज का एक उदाहरण है, कैसे एक चाय बेचने वाली व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकती है। जो लोग पार्षद नहीं बन पाए थे आज मुख्यमंत्री बने हैं। तो ऐसी चीजें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकती है, और इसीलिए मेरा मानना है भारतीय जनता पार्टी सामान्य लोगों की पार्टी है, सामान्य लोगों को उम्मीद देने वाली पार्टी है, सामान्य लोगों को एक प्रकार से मोटिवेट करने वाली पार्टी है।
ये उम्मीद अगर इस गठबंधन की बात कर लूं राहुल जी, तो अभी तक महाविकास आघाड़ी में गांठें उलझी हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से एक एक करके आपके नेता, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो, दिल्ली पहुंचे हैं, तो अब ये चुटकी ली जा रही है कि जो गांठें आपकी बहुत पहले खुल चुकी थी, क्या वो फिर से उलझने लगी? बिल्कुल उलझने नहीं लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने 99 सीट अपने डिक्लेयर कर चुके हैं हम। उसके साथ ही शिंदे जी ने भी लगभग 65 सीट डिक्लेयर कर दिए हैं और अजित दादा ने भी अपनी सीटें डिक्लेयर की है। कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर चर्चा होना स्वाभाविक है, कुछ सीटें ऐसी है जिसके ऊपर सभी क्लेम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्येय है महाराष्ट्र को एक स्थिर सरकार देना, महाराष्ट्र को एक अच्छी सरकार देना और इसके लिए चर्चा करके इसमें से विनेबिलिटी का फैक्टर देख के अच्छा कैंडिडेट कौन है ये देख के निर्णय लिया जाएगा। कुछ सीटों पे तो अभी वैसे देखने जाओ तो कांग्रेस की एक भी सीट डिक्लेयर नहीं हुई है अभी तक। आज तारीख है 24, 29 को नामांकन का आखिरी दिन है। मेरे कुलाबा विधानसभा क्षेत्र में आज ये भी मालूम नहीं कौन लड़ने वाला है, कौन आने वाला है, उम्मीदवार तो छोड़ ही दो। तो बहुत से कंस्टिट्यूएंसीज में कांग्रेस और शिवसेना का ये प्रॉब्लम है कि उनके पास देने के लिए उम्मीदवार ही नहीं है, इसीलिए उनको लिस्ट डिक्लेयर करने में देरी हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और हमारे अजित दादा की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इनके पास अनेक विकल्प होने के कारण, अनेक चॉइस होने के कारण निर्णय लेने में कुछ सीट में देरी हो रही है। आप कह रहे हैं कि विकल्प काफी ज्यादा है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। आप लोगों ने 2.5 साल पहले एकनाथ शिंदे के लिए कुर्बानी दे दी, लेकिन अब उनकी पार्टी जो है कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। उनकी सीएम बनने की इच्छा है, साथ ही में एनसीपी अजीत पवार है, वो भी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। वो भी चाहते कि उन्हें ज्यादा सीटें मिले, इसीलिए पूरा मसला अड़का हुआ है। देखिए, मैं नहीं समझता कोई भी कुर्बानी दे रहा है। हम ये चुनाव युति में लड़ रहे हैं, हम ये चुनाव 3 पार्टी एक साथ आके लड़ रहे हैं, हम ये चुनाव 4 पार्टी एक साथ आके लड़ रहे हैं, आरपीआई भी हमारे साथ है। हम ये चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र को एक स्थिर और अच्छी सरकार देने के लिए लड़ रहे हैं और इसके लिए यदि तीनों चारों मिलके योग्य निर्णय लेंगे। आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, आप अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, अपनी सरकार के कामकाज को आप यहां पर गिना रहे हैं। चुनावों से ठीक पहले बड़े बड़े फैसले राज्य सरकार की तरफ से लिए गए, जिसमें मदरसों के शिक्षकों की जो सैलरी है वो आपने बढ़ा दी। उसके बावजूद आप लोगों के साथ वोट जिहाद हो जाता है, वोट जिहाद से आपको हार का सामना करना पड़ता है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी सभी कम्युनिटीज को साथ लेके काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत एक ही है, जो हिंदुस्तान के हित की बात करेगा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और इसीलिए जो लोग हिंदुस्तान के साथ है उनके साथ भारतीय जनता पार्टी है। हमने कभी भी जातिवाद या धर्मवाद में विश्वास नहीं रखा है। हमने पूरी तरीके से डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की है। आज महाराष्ट्र में आप अगर देखोगे तो महाराष्ट्र में आप मुंबई का कोस्टल रोड देखिए, गेम चेंजर है। आज जहां आपको 2 घंटे लगते थे नरमन पॉइंट से एयरपोर्ट पहुंचने, वहां आज 25 से 30 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुंचते हो। आप अटल सेतु देखिए, एशिया का सबसे बड़ा सी ब्रिज बना है, 22 किलोमीटर का ये सी ब्रिज है। आज पनवेल मुंबई से जाने के लिए आपको 2-2.5 घंटे लगते थे, आज आप वही डिस्टेंस 20-25 मिनट में कवर करते हो। आप अगर देखेंगे तो समृद्धि हाईवे, नागपुर मुंबई को जोड़ने वाला हाईवे, ये गेम चेंजर है। महाराष्ट्र में नए पोर्ट्स बन रहे हैं, वाधवान पोर्ट बन रहा है। महाराष्ट्र में अनेक सेक्टर्स में, एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ा प्रोग्रेस हुआ है। महाराष्ट्र आज भी मोस्ट फेवर्ड, मोस्ट प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन वर्ल्ड वाइड इंडिया में है। इतना काम अगर हुआ है राहुल जी, तो फिर क्यों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को वोट जिहाद की बात करनी पड़ी? क्यों ये बताना पड़ा कि ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां कुछ लोगों ने मिलकर, कुछ समुदाय विशेष ने मिलकर वोट जिहाद करके हिंदुत्ववादी छवि वाले नेताओं को हरा दिया? देखिए, जो बात कही गई है उसमें पूरी सच्चाई है और पूरी फैक्ट्स है। ये आप अनेक कॉन्स्टिट्यूएंसीज का कॉन्फ़िगरेशन देखिए। दक्षिण मुंबई में कुलाबा में लीड, दक्षिण मुंबई में मलबार हिल में लीड, दक्षिण मुंबई आदित्य ठाकरे के स्वयं वर्ली में केवल 6,000 वोटों की डेफिसिट, जहां 70,000 की डिफरेंस रहती थी। शिवड़ी में जहां पे हम खड़े हैं, जहां पे 40-50 हजार की लीड रहती थी,
वहां केवल 16,000 की लीड। लेकिन मुंबादेवी और बायकला ये दो क्षेत्र में 86,000 की डेफिसिट, उसके साथ आप मालेगांव जैसे कॉन्स्टिट्यूंसीज देखिए। इसमें हमारा कहना इतना ही है, यदि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जातिवाद या धर्मवाद को बढ़ावा नहीं देते हुए हमेशा देश हित की बात की है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी के देश हित के इस विचार को दबाने के लिए या फिर उसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कुछ लोग एक साथ आकर भारतीय जनता पार्टी के विचारों को अगर हराना चाहते हैं तो उसके खिलाफ हम डट के खड़े कुछ रहेंगे। लोग कौन है ये और बता दीजिए, फिर दिनेश आपसे सवाल नहीं, करेंगे। कुछ लोग तो आपने कहा, कुछ लोग, मैं उन्हीं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं। आपके डिप्टी सीएम ने कहा कुछ लोग, तो अब आप ही डिफाइन कर पाएंगे। अभी आपने जो कुछ लोग कहा वही कुछ लोग। देखिए, आप भले ही आरोप लगा रहे हो, लेकिन विपक्ष का कहना है कि चूंकि आप लोगों को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, इसीलिए अब आप एक काउंटर नैरेटिव सेट कर रहे हैं वोट जिहाद का, जबकि समाज का कोई भी वर्ग अगर जिसको चाहे वो वोट दे सकता है। ऐसे में अगर एक पक्ष या एक समाज का एक हिस्सा अगर उनको चुनता है तो उसमें बुरा क्या है? मैंने कब कहा बुरा है? डेमोक्रेसी में, लोकशाही में ये हरेक का अधिकार है, ये हरेक का अधिकार है। लेकिन हमने जो इस रिजल्ट का आकलन किया है उसे सामने रखना भी हमारा अधिकार है। तो मुझे नहीं लगता है इसमें हमने कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनपार्लियामेंट्री या अनडेमोक्रेटिक बात कही है। लेकिन क्या डर है इस बार लोकसभा का पैटर्न जिसे आप कथित तौर पे वोट जिहाद कर रहे हैं वो विधानसभा में रिपीट हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे किसी भी चीज का फिक्र नहीं है। मैं आपको आज पूरी कॉन्फिडेंस के साथ ये बताना चाहूंगा कि महायुति की सरकार कम से कम 175 सीट जीतेगी और वापस महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। आप सरकार बनाने का दम भर रहे हैं, तैयारी की बात कर रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि आपकी तैयारी तो वोटर लिस्ट में हेरफेर वाली तैयारी है, चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप चुन चुनकर वोटर्स को देख रहे हैं, जिन्होंने महाविकास आघाड़ी को वोट किया है, आप उन्हें काटकर बोगस वोटर्स की एंट्री कर रहे हैं। संजय राउत जी को कौन सीरियसली लेता है ये मैं नहीं जानता। अभी 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद तो उन्होंने बड़ी सराहना की इलेक्शन कमीशन और जिस प्रकार से कंडक्ट हुए इलेक्शंस, आज उनका विचार बदल गया है। तो मुझे लगता है ज्यादा उनको सीरियसली लेने में और वक्त जाया करने में कोई मतलब नहीं लेकिन है। उनका विशेष लगाव आपसे है, आपके हर फैसले पर वो खूब बयान देते हैं। मैच फिक्सर, मैच फिक्सिंग, जितने भी बयान है सब संजय राउत आपके बारे में देते हैं। संजय राउत जी है, वो अगर ये सब बयान नहीं करेंगे तो उनके पार्टी में भी उनको कोई स्थान नहीं मिलेगा। मैं उनकी मजबूरी समझता हूं, मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है। लेकिन वोटर लिस्ट में लोकसभा चुनाव के दौरान इमीडिएटली रिजल्ट आने के बाद देवेंद्र फडणवीस खुद कहते थे कि कई पॉकेट्स पर फर्जी वोटर्स की एंट्री कराएगी। खुद उन्होंने शिकायत की थी चुनाव आयोग से। अब अगर वही शिकायत विपक्ष कर रहा है तो इसमें गलत क्या? क्योंकि इन्हें भी लगता है कि आप जहां जहां महाविकास आघाड़ी को वोट मिला था वहां पर उनके मतदाताओं के नाम काटे गए और आप लोगों ने अपने मतदाताओं के प्रति मतदार संघ में 10,000 फेक एंट्रीज की गई है। देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है। आप ऐसे आरोप लगा के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो देश की नहीं दुनिया की सबसे प्रीमियम इलेक्शन कंडक्टिंग अथॉरिटी है, बॉडी है, उसका अवमान कर रहे हो। आज आरोप भारतीय जनता पार्टी पे नहीं लग रहा है, आज आरोप शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के ग्रुप पे नहीं लग रहा है, यह आरोप आप लगा रहे हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। यानी आपका कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी पार्टी के कहने पे काम करता है। मुझे लगता है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एक बहुत ही निरपक्ष बॉडी है और इसका सम्मान रखना हर एक का काम है। यदि हमें लगता है कुछ अड़चने हैं, कुछ मिस्टेक्स हुई है, कुछ गलतियां हुई है, तो जैसे देवेंद्र जी फडणवीस ने बताया कि मतदार यादियों में बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के नाम कटे गए दिखे। पिछले 2024 के चुनाव में मेरे विधानसभा मतदार संघ में स्वयं मैंने देखा कि अनेक लोग जिनके नाम रोल में पिछले बार थे वो इस बार नहीं थे। लेकिन हर एक नागरिक का यह कर्तव्य है कि अपना नाम इलेक्शन रोल में है कि नहीं इसके बारे में चेक करना। वेबसाइट पे इलेक्शन रोल अवेलेबल है। तो मैं समझता हूं द बक स्टॉप्स एट द टेबल ऑफ द इलेक्टोरेट। जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है उसने अपना नाम इस सूची में है या नहीं ये चेक करना बहुत आवश्यक है।
अब राहुल जी, आपके विरोधी कहते हैं, या यूं कहूं महाविकास अघाड़ी कहती है कि महायुति, खासकर भारतीय जनता पार्टी, इन चुनावों में डरी हुई है। और डर का आलम यह है कि चुनावों के ऐलान से ठीक पहले आपने बहुत सारी योजनाओं का ऐलान कर दिया, जिसमें एक बड़ी योजना है लाडली बहना योजना। देखिए, ये योजना बहुत ही पॉपुलर योजना है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी या महायुति डरी हुई नहीं है, इससे महाविकास आघाड़ी डरी हुई है। ये योजना लोगों के हित में है। करोड़ों बहनों को आज स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको अपनी एक डिस्पोजेबल इनकम प्राप्त करवाने के लिए ये योजना इंट्रोड्यूस की गई। आज करोड़ों बहनें इस योजना से खुश है और मैं समझता हूं कोई भी योजना जिससे सामान्य व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता हो, उस योजना का तो स्वागत करना चाहिए। पहले तो एमवीए ने इस योजना को क्रिटिसाइज किया, कहा कि ये बहुत ही इलेक्शन ओरिएंटेड योजना है, इस योजना ज्यादा दिन चल नहीं सकती है, ये एक्सचेकर पे बहुत बड़ा बोझा डालेगी। उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में उन्होंने ये मुद्दा लिया है कि हम अभी 2000 रुपया देंगे। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास हमेशा एमवीए में दिख रहा है। इससे ये दिख रहा है कि एमवीए बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है, पूरी तरीके से हिल चुकी है और इसीलिए अपने बयान और अपना स्टैंड हमेशा बदल रही है। चुनावों से ठीक पहले ही इस योजना की जरूरत क्यों पड़ी? इसे क्यों ना कहे जो विपक्ष कह रहा है कि गेम चेंजर है और महिलाओं को लुभाने के लिए या उनका वोट पाने के लिए आप ये योजना लेकर आए। मुझे याद है कामठी से आपके जो विधायक हैं, उनका बयान भी खूब पॉपुलर हुआ और उन्होंने माना ये कि ये तो महिलाओं के वोटों के लिए हम योजना लेकर आए हैं। देखिए, वोट देना या ना देना ये हर नागरिक का अपना निजी निर्णय है, लेकिन सरकार का दायित्व है कि लोगों को जो अच्छी स्कीम्स है, अच्छी फैसिलिटीज है, वो प्रोवाइड करना सरकार का काम है। अभी वो 2 साल पहले क्यों नहीं आई, आज क्यों आई, इसके अनेक कारण हैं। इसके लिए प्रोविजंस, बजटरी प्रोविजंस, अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल प्लानिंग, इस सब की जरूरत होती है। तो समय समय पर योजना लाई जाती है। जलयुक्त शिवार शिविर हमने लाई थी स्कीम। जलयुक्त शिवार के अंतर्गत हमने लाखों गांवों में हमने जलयुक्त पानी की योजना लगाई थी, उसको अप्रिशिएट किया गया। और उसके बाद अभी ये स्कीम लाई गई, लगभग 6 महीने से ये स्कीम चल रही है। तो मैं समझता हूं ऐसे कोई टाइमिंग नहीं है, लोगों के कल्याण में जो जो है वो हम करते रहेंगे। आप कह रहे हैं कि आपने योजना लाई तो जनहित की योजना, लेकिन अगर विपक्ष की सरकार इस तरह की योजनाएं लाएं तो वो रेवड़ी हो जाती है। ये विरोधाभास नहीं है? आप करें तो जनता के हित में अगर विपक्ष भी इस तरह से जनता को लाभ देना चाहे तो आप उसे रेवड़ी का नाम दे देते हैं। कांग्रेस शासित अनेक राज्यों में ऐसी योजनाएं लाएगी, शायद चुनाव के पहले भी। तब किसी ने ये नहीं कहा कि ये इलेक्शन ओरिएंटेड स्कीम्स है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपको कि जनहित में जो काम किया जाता है उसमें तो हाथ बटाना चाहिए, उसमें विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता, ये हित किसी पार्टी का नहीं है, ये हित जनता का है। और यदि आपका विरोध था इस स्कीम को, तो आपने यही स्कीम और पैसे बढ़ाकर इंप्लीमेंट करने की बात क्यों कही है? हम तो 1500 रुपया प्रति महीना हर एलिजिबल महिला बहन को दे रहे हैं, आप बोल रहे हो हम 2000 देंगे। पहले तो आप कहते हो कि ये स्कीम चल ही नहीं सकती है, ये स्कीम चलनी ही नहीं चाहिए, फिर आप उसी स्कीम को आगे बढ़ाने की बात करते हो। ये विरोधाभास क्यों? इसे राजनीति कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और महाविकास आघाड़ी लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों को अच्छी स्कीम्स दे रहे हैं। एमवीए उन स्कीम्स को से डरकर विरोधाभास और राजनीतिक इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। आपके फैसलों पर अब नई नई कहावत राहुल जी इस प्रदेश में गढ़ी जा रही है। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इस पर प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं कि वही होता है महाराष्ट्र की बीजेपी में जो मंजूर नरेंद्र मोदी होता है। अभी प्रियंका चतुर्वेदी जी के बयान पे अगर मैं जवाब देने लग जाऊं तो मुझे नहीं लगता है उसकी जरूरत है। लेकिन मैं यही कहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी भारतीय जनता पार्टी के नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री है। इस देश के हर एक व्यक्ति के प्रतिनिधि है, प्रधानमंत्री है। और इसीलिए वो जो निर्णय लेते हैं वो देश हित का निर्णय लेते हैं। और उन्होंने लिया हुआ निर्णय अगर भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार मानती है और आगे ले जाती है, मुझे लगता है
प्रधानमंत्री होने के नाते हर एक राज्य सरकार ने उनके फैसले को मानकर अपने स्कीम्स में इंप्लीमेंट करना चाहिए, अपने निर्णयों में इंप्लीमेंट करना चाहिए। इस चुनाव की बात करें तो जिस तरह का फॉर्मूला आपने हरियाणा में हमने देखा 36 बिरादरियों को साथ लेकर आए थे, उसी फॉर्मूले को महाराष्ट्र में लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। लाडली बहना योजना को अगर छोड़ दें तो अन्य जितने भी अन्य छोटी छोटी जातियां हैं उनके लिए महामंडल बनाए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि मराठा नैरेटिव जो आपके खिलाफ सेट हुआ है उसे काउंटर करने के लिए आप तमाम अन्य जातियों को साथ लेकर आ रहे हैं। हमने तो हमेशा सबका साथ सबका विकास की आइडियोलॉजी सामने रखी है और मराठा समाज भी कोई हमसे गफा नहीं है। ये मराठा समाज जानता है कि यदि किसी ने उनको आरक्षण देने का काम किया है तो इसके पहले देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है और देवेंद्र फडणवीस जी ने यह भी बताया है कि इस समाज को आने वाले समय में सस्टेनेबल रिजर्वेशन हम दिलवाएंगे। केवल 2014 में जब एनसीपी कांग्रेस की सरकार थी 16% मराठा रिजर्वेशन, 5% मुस्लिम रिजर्वेशन दिया और 2 महीने में वो रिवर्स हो गया। उसको कहते हैं लोगों को फंसाना, उसको कहते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करना। लेकिन हम जो कर रहे हैं, हम सस्टेनेबल डिसीजन दे रहे हैं, हम शाश्वत निर्णय दे रहे हैं जिससे मराठा समाज को पूरा न्याय प्राप्त होगा। आप जातियों की बात नहीं करते, आप धर्म की बात नहीं करते, लेकिन महाराष्ट्र में बड़े बड़े पोस्टर लग जाते हैं, बटोगे तो कटोगे। मैं नहीं समझता होगा पार्टी ने ऐसे कोई पोस्टर लगाए, लेकिन यदि राज्य में ऐसे पोस्टर लगे होंगे तो राज्य के जिन्होंने लगे हैं उनकी भावना होगी वैसे। लेकिन क्या ये आप लोगों के लिए चिंता का विषय नहीं है? मैं फिर एक बार लोकसभा चुनाव के नतीजों पर आता हूं, जिसके आधार पर आपकी पार्टी लगातार कह रही है, कम से कम महाराष्ट्र में उन्हें जितना बड़ा झटका लगा है, अगर इस बार भी हिंदू वोटर्स अगर वो बढ़ गए तो नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए, जहां तक हिंदुत्व का सवाल आता है, हमने हमेशा ये कहा है हम हिंदुत्व को कभी छोड़ नहीं सकते और छोड़ेंगे नहीं। हमें अभिमान है, हमें अभिमान है, लेकिन हमें हिंदुत्व के ऊपर अभिमान है, इसीलिए हम किसी और जाति या धर्म का अवमान करेंगे ये बात नहीं है। हमने हमारे धर्म का हमें अभिमान है, लेकिन किसी और के धर्म को भी हम नीचा नहीं दिखाना चाहते, उसका भी हम सम्मान ही रखते हैं, क्योंकि हमारा मानना है यदि हम हमारे धर्म का सम्मान करना चाहते हैं तो सामने वाले के भी या किसी और के भी धर्म का सम्मान करना आवश्यक है। आप बेशक ये कहें, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप तो सबसे ज्यादा आप पर ही लगता है। आप बेशक कहें कि पोस्टर किसने लगा दिए या कैसे लग गए बटोगे तो कटोगे वाले, ये बयान तो यूपी से निकला और महाराष्ट्र के चुनावों में ऐसा लग रहा है कि लपक लिया गया, कैच कर लिया गया इस बयान को। देखिए, बयान या फिर सेंटिमेंट पब्लिक सेंटिमेंट है। अगर वो पॉपुलर सेंटिमेंट है तो उसको आप कैसे रोक सकते हो, मैं कैसे रोक सकता हूं, और क्यों रोकना चाहिए? यदि किसी व्यक्ति ने संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात कही होगी तो उसमें गलत क्या है? आप कह रहे हैं दूसरों के धर्म का, उनकी भावनाओं का आप सम्मान करते, लेकिन आप ही के पार्टी के विधायक हैं नितेश राणे, जो कहते हैं कि मस्जिद में घुसकर मारेंगे। 50 से ज्यादा एफआईआर हो गए, अब तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई। क्या उन्हें एक तरह से ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जा रहा कि और पोलराइजेशन करे? वो नहीं, पोलराइजेशन का कोई सवाल आता नहीं है। यदि किसी ने भी, फिर वो नितेश राणे हो या फिर कोई और व्यक्ति हो, कोई साधारण व्यक्ति भी हो या बड़ा वीआईपी भी हो, अगर कानून के खिलाफ कोई भी कुछ करता है तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने हमारा स्टैंड बहुत स्पष्ट रूप से आपको बताया है। हमें हिंदुत्व के ऊपर गर्व है, हमें हिंदुत्व हम छोड़ने वाले नहीं है और हिंदुत्व के साथ हम किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। लेकिन वो कहते हुए उसी सांस में यही कहूंगा कि हम इतर जाति धर्म का भी अवमान नहीं करते। असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी पूरे राज्य में घूम घूम कर ये बता रही है कि आप टारगेट करते हैं एक विशेष धर्म को। बुलडोजर आपका या प्रशासन का जो हथौड़ा है वो उन धार्मिक स्थलों पर ज्यादा चलता है जो एक विशेष समुदाय से जुड़े हुए हैं। नहीं, ये बिन बुनियाद आरोप है। किसी भी प्रकार का वायलेशन अगर कोई भी करता हो तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। कोई धर्म देखकर कार्रवाई नहीं की जाती।
आप कह रहे धर्म देखकर कार्रवाई नहीं होती। मैं मुंबई का आपको एग्जाम्पल देता हूं। इसी शहर में कई सारे अवैध निर्माण हुए, कई सारे अवैध धार्मिक स्थल है, लेकिन इसी शहर में धारावी में एक मस्जिद जिसमें अवैध निर्माण हुआ था उसे तोड़ा जाता है। दूसरा पक्ष का कहना है कि आप जो है मस्जिद में जो अवैध निर्माण हुआ है उसे तोड़ने के लिए प्रोएक्टिवली आपके विधायक जाते, शिकायत करते, लेकिन अन्य धार्मिक स्थलों में जो निर्माण हुए हैं अवैध उसे तोड़ने के लिए कोई कार्रवाई बीएमसी के कहने के लिए नहीं कहते। नहीं, ऐसी बात ये आप शायद रिकॉर्ड नहीं देखे होंगे। बीएमसी ने जो इलीगल स्ट्रक्चर्स है, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, उनके ऊपर कार्रवाई की है, और इसीलिए ऐसे कोई सिलेक्टिव एक्शन बीएमसी की तरफ से हुई है ऐसे मेरा मानना नहीं है। यदि कोई भी इलीगल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बने हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई तो होगी। आप कह रहे हैं कि कोई कार्रवाई, हर जगह कार्रवाई हुई, लेकिन उसी धारावी में दूसरे पक्ष का यही कहना है कि यहां पर कई सारे अवैध स्ट्रक्चर्स बने हुए धार्मिक स्थलों के, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरा, अगर यही बात करने जाए तो हिंदू धार्मिक स्थल जिनको स्टैट्यूटरी एम्बिट के अंदर लाया गया है, जिनको गवर्नमेंट कंट्रोल के लिए अंडर लाया गया है, उनको गवर्नमेंट कंट्रोल से हटाने के लिए ये सब बातें कभी विपक्ष करता है क्या? तो ऐसे भी कहना सही रहेगा क्या कि विपक्ष केवल एक समुदाय के बारे में बोलता है, मेजॉरिटी के बारे में बोलता नहीं? लेकिन मैं ऐसे नहीं मानता। मैं मानता हूं सबका साथ सबका विकास में। मैं मानता हूं कि इस देश में निश्चित रूप से डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स होनी चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए, और सबको साथ लेकर हम देश को आगे बढ़ाएंगे। नहीं, इस पर भी क्वेश्चन उद्धव ठाकरे उठाते हैं। आपने तो उद्धव ठाकरे के साथ भी काम किया है। जब संयुक्त शिवसेना थी, आप शिवसेना के हिस्सा थे। उद्धव ठाकरे कहते हैं, और उनकी पूरी की पूरी पार्टी ये कहती है कि हिंदुत्व वो नहीं जो भारतीय जनता पार्टी बताती। हिंदुत्व वो नहीं जो भारतीय जनता पार्टी बताती है, लेकिन हिंदुत्व वो है जो उनका हिंदुत्व का डेफिनेशन वो है जो आदरणीय बाला साहेब ठाकरे के आइडियोलॉजी को चैलेंज करने वाली भूमिका लेना। हिंदुत्व क्या है ये उद्धव ठाकरे तो भारतीय जनता पार्टी को कभी सिखा नहीं सकते। उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया है 4-5 साल पहले। उन्होंने पूरी तरीके से अपने आइडियोलॉजी को और अपने मेंटोर, अपने जो फाउंडर है, उनके आइडियोलॉजी के साथ विश्वासघात किया है, और हिंदुत्व के बारे में बोलने का अधिकार उद्धव ठाकरे को बिल्कुल नहीं है। आप कह रहे उनका अधिकार नहीं है उनके पास, लेकिन उनका कहना है हमारे लिए हमारा हिंदुत्व मुंह में राम हाथ को काम है, जबकि आपका हिंदुत्व सत्ता जिहाद है। आप हर काम सत्ता को हासिल करने के लिए करते हैं। देखिए, अनेक उदाहरण है, मैंने अभी आपको बताए। डेवलपमेंट जो हमने की है, नौकरियां जो युवाओं को हमने दिलवाई है। आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में पहली बार बाडन जो जर्मनी में है, उसके साथ, उस स्टेट के साथ महाराष्ट्र सरकार ने एमओयू साइन किया है, और 4 लाख युवाओं को हम बाडन में नौकरी के अवसर दे रहे हैं ट्रेनिंग के साथ। कौन से, इसमें कौन है? इसमें क्या केवल हिंदू जा रहे? इस राज्य का हर एक व्यक्ति उसके लिए क्वालिफाई होता है। तो केवल धर्म जाति की बात करके आप एक प्रकार का नैरेटिव जो सेट करना चाहते हो, हमने तो पहले ही कहा है हम हिंदुत्व को छोड़ेंगे नहीं, और ना ही हिंदुत्व के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे। लेकिन यह कहते हुए यह भी स्पष्ट रूप से कहा है हमारा सिद्धांत सबका साथ और सबका विकास है। जो हिंदुस्तान के हित की बात करेगा उसके साथ भारतीय जनता पार्टी रहेगी। सिर्फ हिंदुत्व की बात नहीं है, उद्धव ठाकरे तो घूम घूम कर ये भी बताते हैं, विशेषकर आप ही का फैसला उसमें फिर चर्चाओं का विषय बन जाता है कि किसके पास धनुष बाण रहेगा, या एनसीपी की बात करूं तो किसके हाथ पर जो घड़ी है कलाई पर वो सजेगी। उद्धव ठाकरे घूम घूम कर ये बताते हैं बेशक हमसे छीन लीजिए सब कुछ, लेकिन बाला साहब ठाकरे की जो विरासत है वही मैं उसे आगे लेकर चलता हूं, और उसी के बिना पर मुझे वोटें मिलती। आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का स्टैंड कांग्रेस के साथ जाने का क्या था ये आप सभी लोग जानते हो। उन्होंने तो स्पष्ट कहा था जिस दिन मुझे कांग्रेस के साथ जाने की नौबत आएगी उस दिन मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, मैं अपनी पार्टी बंद कर दूंगा। आदरणीय बाला साहेब ठाकरे के जीवन काल में कांग्रेस के साथ युति करना उन्हें कभी मंजूर नहीं था और ना ही उन्होंने की। लेकिन केवल सत्ता के लोभ में और
सत्ता पाने के लिए उद्धव ठाकरे जी ने हिंदुत्व के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, बाला साहेब ठाकरे जी के आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, और ऑपर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स किसे कहते हैं उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल उद्धव ठाकरे जी का रवैया है। लेकिन आप कम से कम इतना तो जरूर मानेंगे कि पार्टी टूट जाने के बावजूद भी, चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी हो चाहे फिर शरद पवार की पार्टी हो, पार्टी टूट जाने के बावजूद भी वो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में आप लोगों को शिकस्त देने में कामयाब रहे हैं और इसीलिए उनका जो आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है। हमें शिकस्त कैसे दी? 55 सीट आई उनकी, हमारी 105 सीट आई है लोकसभा चुनाव के नतीजे। विधानसभा में वो तो पिछला जब वो अनडिवाइडेड और अभी लोकसभा चुनाव में लोकसभा तो 30 उनके आपके सिर्फ 11 है। लोकसभा चुनाव में भी जो फेक नैरेटिव चला था, अभी आप मुझे बताइए, ये नैरेटिव चलाया गया कि 400 पार का नारा इसलिए दिया गया है ताकि संविधान को बदल सके। संविधान को कोई बदल ही नहीं सकता है। संविधान का मूलभूत ढांचा जो है उसे कोई भी, आप 544 सीट भी चुन के लाते हो तो भी आप चुन के बदल नहीं सकते हो। ये बहुत स्पष्ट और सरल है, लेकिन ये फेक नैरेटिव चलाया गया। उसी के साथ हमारे माइनॉरिटीज को गुमराह करने का काम किया गया। तो ऐसे फेक नैरेटिव्स को हमने शायद अंडर एस्टिमेट किया और ये फेक नैरेटिव्स का खामियाजा शायद हमें भुगतना पड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने इलेक्टोरल डेफिशिएंसीज को बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज भी करती है और रिपेयर भी करती है, और इसीलिए आने वाले समय में आप देखोगे कि इनके फेक नैरेटिव्स अभी चलेंगे नहीं। जनता भी पूरी तरीके से सक्षम है ये इन सब चीजों को समझने के लिए, और फेक नैरेटिव्स नहीं चलेंगे तो निश्चित रूप से लोग और जनता विकास देखेगी और अच्छे अपॉर्चुनिटीज देखेगी और इसी बेसिस के ऊपर मतदान करेगी। अच्छा, उद्धव ठाकरे से बेशक आप लोगों का संबंध टूट गया हो, लेकिन वो पुराना प्यार आप लोगों को रह रह कर याद आता है। कभी आपके प्रदेश अध्यक्ष को उन पर दया आ जाती है और कभी वो शोले के पिक्चर के जेलर से उनका कंपैरिजन कर देते हैं। कुछ बाकी है क्या अभी? देखिए, हम महाराष्ट्र का राजनीतिक कल्चर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। महाराष्ट्र में राजनीतिक कल्चर बहुत ही संयम रखने वाला है। पर्सनल रिलेशंस में कभी राजनीतिक संबंधों को नहीं खींचा जाता और आदरपूर्व रवैया रखना, ये महाराष्ट्र के पॉलिटिकल कल्चर की हमेशा से एक प्रकार की ऐसा रहा है। और इसलिए मैं समझता हूं कि एक लेवल छोड़ के नहीं बोलना, ये हमेशा हमारा स्टैंड रहा है। तो हम तो अच्छी तरीके से ही समझाते हैं। आप महाराष्ट्र के सियासी कल्चर का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पे हमेशा कभी भी इतनी कटुता नहीं रही जितनी कटुता हमने पिछले 5 साल में देखी। लेकिन जैसे कि कहते हैं कि सियासत में हमेशा के लिए कोई दुश्मन या दोस्त नहीं होता है, तो क्या इस बात की भी संभावनाएं हैं कि कभी आगे चलकर बीजेपी और ठाकरे सेना, जो उद्धव ठाकरे जो कहते हैं कि हम असली सेना है, इनके बीच फिर एक बार सुलह हो सकती है, दोस्ती हो सकती है? देखिए, आज महायुति में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे सर का ग्रुप और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत दादा का ग्रुप, ये प्रमुख रूप से तीनों है। और आज ये तीनों युति में काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। मतलब आप संभावनाओं के बारे में ना भी नहीं कह रहे, क्या है इसका अर्थ? समझा ऐसे संभावनाओं के ऊपर चर्चा ही क्यों करना? इफ्स एंड बट्स के ऊपर पॉलिटिक्स में कभी डिस्कशन नहीं होती है। लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि ये महायुति बहुत ही मजबूत है और मजबूती से आगे जा रही है और मजबूती से आगे साथ भी रहेगी। अभी इतना कहने के बाद आपके प्रश्न का जवाब तो मिल गया। अब देखिए, आप कहते हैं इफ और बट की जगह नहीं होती है सियासत में, लेकिन महाराष्ट्र में तो हम इफ और बट ही देख रहे हैं बीते कुछ सालों से। इतनी सारी पार्टियां हो गई, परिवार टूट गए, नए नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए मेरे सहयोगी उद्धव ठाकरे पर आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को लेकर फिर मैं याद दिलाऊंगी आपके प्रदेश अध्यक्ष का ही बयान। वो कहते हैं, भाई कांग्रेस और शरद पवार असली गुनहगार हैं, जो बीजेपी से रिश्ता टूट गया उद्धव ठाकरे का। बट ये तो सही बात है ना, कांग्रेस और शरद पवार जी की एनसीपी, इनके स्टैंड आप देखिए कैसे थे। 2014 में जब चुनाव हुए असेंबली के, उसके बाद पवार साहब ने क्या कहा था? वो जानते हैं सरकार तो वो बना नहीं पाएंगे। उन्होंने, कांग्रेस उनके साथ थी, उन्होंने कहा हम भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट को समर्थन देंगे। एक
मजबूत और एक स्टेबल सरकार बनाने के लिए। तब पहले दायरे में तो शिवसेना साथ नहीं थी, बाद में शिवसेना ने ज्वाइन कर लिया। फिर 2019 में उन्होंने क्या स्टैंड लिया, जब बीजेपी की 105 सीट चुन के आई थी, शिवसेना की 55 सीटें चुन के आई थी, तब उद्धव ठाकरे जी को जब मुख्यमंत्री बनने का एक लालसा बढ़ गई थी, तब उस मौके का फायदा उठाकर शरद पवार जी ने क्या स्टैंड लिया, हम शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। तो ऐसी परिस्थिति, अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स कौन कर रहा है ये महाराष्ट्र में देखा है। और इसीलिए मैं समझता हूं कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार जी का ग्रुप और यूबीटी यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का ग्रुप, ये कभी भी अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स की बात करने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है, ये खुद अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब एक और इफ और बट का जवाब आप देते जाइए हमारे दर्शकों को। आखिर में बड़े भाई और छोटे भाई की जो राजनीति है वो हमें महाराष्ट्र में जरूर देखने को मिलती है। अब एक बार फिर से कुर्बानी क्या भारतीय जनता पार्टी देगी? शिंदे के लिए देवेंद्र फडणवीस की कुर्बानी या भारतीय जनता पार्टी की कुर्बानी महाराष्ट्र में चर्चा का विषय है। अगर बड़ी पार्टी एक बार फिर बीजेपी बनी तो ये कुर्बानी जारी रहेगी, अब चेहरा कोई और होगा? ये सब निर्णय जो है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन किसके ऊपर क्या दायित्व आएगा, ये सब निर्णय पार्टी के सीनियर लीडर्स लेते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड लेता है, एक सिस्टम सेट किया गया है, एक प्रोसेस लेट डाउन है। उस प्रोसेस के अंतर्गत जो निर्णय लिया जाएगा उसका पालन और स्वीकार सभी कार्यकर्ता करेंगे। लेकिन बतौर बीजेपी उम्मीदवार राहुल नार्वेकर की क्या इच्छा है? फिर एक बार एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने या फिर देवा भाऊ को मौका मिलना चाहिए सियासत में बैठने मेरी का? इच्छा है कि महाराष्ट्र को एक स्थिर और प्रोग्रेसिव सरकार प्राप्त हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल जी हमारे साथ इस मंच पर आने के लिए और महाराष्ट्र की सियासत में जो तड़के लग रहे हैं उन तड़कों का जवाब देने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए, महायुति कितनी मजबूत है ये बताने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।